नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल पहले चरण का चुनाव है, कल 19 अप्रैल। लेकिन जो बातें हमने पहले भी कही, आज भी कह रहे हैं, चुनाव में बहुत ही निरस्ता है, मजा है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कि कोई चुनावी रंग है। लेकिन नतीजे तो आएंगे, वोटिंग होगी इसके पहले, और वोटिंग का पैमाना क्या होगा यह कल मालूम होगा कि ट्रेंड किधर जा रहा है। मोदी सबसे बड़े ब्रांड हैं, लेकिन मोदी मोदी का शोर नहीं है। और देखिए, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं बिहार को लेकर, वह इस बात के संकेतक हैं कि 40 में 40 नहीं होने जा रहा है। सारे ओपिनियन पोल्स, चाहे वो एबीपी वोटर का हो, चाहे टीवी9 पोल स्टैट का हो, और 40 में 39 में नहीं होने जा रहा है। मतलब मुकाबला है, एक तरफा नहीं है। और दूसरी बात, जो देखिए ओपिनियन पोल्स के ट्रैकर हैं, वे इस बात की गवाही दे रहे हैं, चर्चा हम लोग पहले भी करते रहे हैं, कि इस लोकसभा चुनाव को बिहार के नजरिए से बाइपोलर भी मानिए। इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी लिखी और पढ़ी जा रही है। लालू प्रसाद भी रणनीति बना रहे हैं, नीतीश कुमार थोड़े कमजोर पड़े हैं, और बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो जो ओपिनियन पोल्स के ट्रैकर है, वे कह रहे हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो आए, इंडिया ब्लॉक को चाहे जितनी सीटें मिले, एबीपी वोटर कह रहा है कि देखिए 33 और 7, 33 सीटें एनडीए को, 7 सीटें इंडिया ब्लॉक को। और टीवी9 पोल स्टैट कह रहा है एनडीए को 31 सीटें, इंडिया को 8 सीटें, और इंडिपेंडेंट पप्पू यादव को जीतते हुए दिखाया गया है पूर्णिया में 1 सीट, 40। तो कहना यह है कि जो ट्रैकर है कि नतीजे जो आए, लेकिन यह नतीजा बिहार विधानसभा के चुनाव में भी होगा, यह माना जाना बिल्कुल गलत है। जो ट्रैकर है वह यह कहता है कि तेजस्वी यादव बिहार में सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में वह सबसे आगे चल रहे हैं। और यदि आज के ट्रैकर्स को माना जाए तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे गया है। वह दिन शायद पुराना हो कहा जाएगा कि जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार। तो जब ट्रैकर्स कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ट्रैकर्स यह भी कह रहे हैं कि बिहार में केमिस्ट्री नहीं, अर्थमेटिक काम करता है। तो लालू यादव ने प्रयोग किया ही, हम लोग बार बार इस बात को लेकर शिकायत करते थे कि आरजेडी के पास माई के अलावा है क्या, मुसलमान और यादव के अलावा है क्या। लेकिन इस बार लालू यादव ने जाति का जिन और भी जगा दिया। कुशवाहा को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, यादवों के बाद सबसे अधिक टिकट कुशवाहा को मिला है, और भूमिहार को भी टिकट दिया। यह संदेश दिया कि आप अपने उम्मीदवार को तो वोट देंगे। तो ये जो ट्रैकर्स है वो कह रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को बिहार विधानसभा चुनाव का पूर्वानुमान मत मान लीजिएगा। 2019 और 2020 भी हमें और आपको याद है अजीत जी। 2019 में आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन 2020 में क्या हुआ? तो क्या तेजस्वी यादव ठीक से खेलेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? यह बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के लोग भी जानना चाहते हैं और बिहार भी जानना चाहता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कुछ चीजें बहुत मैटर करेंगी, कुछ चीजों पर नजर रखने की जरूरत है अभी से। और कुछ चीजें हम लोग कई बार कहते आ रहे हैं, कई महीनों से कहते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में इमर्ज हो गए हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक नेता के रूप में इमर्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे या लंबे समय तक एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर बिहार में रहेंगे, ये बातें तय होंगी एक तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से, और नतीजों से भी ज्यादा लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न से। और उसके बाद आगे जो समय बचता है विधानसभा चुनाव का, उसमें किस तरह से प्ले करते हैं, किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को तेजस्वी यादव आगे ले जाते हैं।
और तीसरा फैक्टर है कि जो अलायंस है दूसरा, उनका विरोधी अलायंस जो है, मतलब बीजेपी जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी का जो अलायंस है, उसमें की चीजें किस तरह से रहती हैं, वहां को डिस्प्यूट होता है या सेटल्ड हो गया वो अलायंस, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनको एनालाइज करने की जरूरत है। जी। और वैसे इन तीनों फैक्टर्स को एनालाइज करने से पहले एक बात तो ज्ञानेश्वर जी है कि नहीं, एक और फैक्टर को शायद हम लोग मिस कर रहे हैं, नीतीश कुमार की शारीरिक थकावट, वह वो इस स्पष्ट तौर पर दिखने लगी है वो कि इसमें आएगा। वे थक गए हैं। जो हमने कहा तीसरा फैक्टर, जो हमने कहा कि एनडीए अलायंस, जो एनडीए जो है अलायंस, जी, उसमें चीजें सेटल हो गई हैं, ये उसके तहत आएगा, नीतीश कुमार जी। का मामला और चिराग पासवान का मामला। हुँ, लेकिन इन तीनों फैक्टर्स को एनालाइज करने के पहले एक बात है ज्ञानेश्वर जी, हुँ, कि आमतौर पर हिंदुस्तान की राजनीति में ये देखा गया है कि जो युवराज होता है वो महाराज जरूर बनता है। जी, युवराजों के महाराज बनने के ट्रेंड्स रहे हैं, एक आध अपवाद हुँ, भी है इसमें, कुछ लोग नहीं जी, बन पाए हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ, और कुछ लोग नहीं बन पाए, लेकिन जो युवराज होते हैं वो बनते हैं महाराज। हम लोगों ने देखा तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटे स्टालिन भी मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी हुए, हम लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी भी हुए, झारखंड में बगल में देखिए शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी हुए। तो जी, ये जनरली होता है। अभी कुछ लोग नहीं हुए, वो कई अपवाद भी हैं। बाल ठाकरे के बेटे सुप्रीमो बाल ठाकरे खुद कभी नहीं बने, लेकिन उनका बेटा जब चाहा तो मुख्यमंत्री बन गया। तो बिल्कुल। ये बनते हैं, जो युवराज होते हैं वो महाराज बनते हैं। कुछ अपवाद हुँ, हैं, लेकिन अपवादों से नियम प्रमाणित होता है, ये हम लोगों ने गणित में पढ़ा है। जी। तो अब युवराज हैं तेजस्वी यादव, और थ्रोन जम्मू के कश्मीर को हम लोगों ने छोड़ दिया, उमर अब्दुल्ला के बेटे हुए, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हुए, हाँ, फारूक मुफ्ती अब्दुल्ला मोहम्मद सईद हुए, की बिटिया मुफ्ती हुई। जी, महबूबा मुफ्ती, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जी, कुछ लोग रह गए हैं, तो हमने कहा ना कि अपवादों से नियम प्रमाणित होता है। हुँ, ये गणित का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे तो होते मानते थे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उससे रूल प्रूव होता है। जी, तो एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए। तो ये एक बात है जो समझना चाहिए है, लोग बना देते हैं, युवराजों के प्रति उनका एक मोह होता है। हुँ, और ये तो घोषित उत्तराधिकारी हैं, जो लालू जी, प्रसाद ने और राबड़ी देवी, इनके तो माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे और दोनों के उत्तराधिकारी हैं। तो वो एक फेयर चांस है कि कभी भी मौका मिलेगा तो वो मुख्यमंत्री होंगे। जी, अब अगर जिन फैक्टर्स की अभी हम लोग बात कर रहे थे उनको एनालाइज करें, तो ये पहला फैक्टर यही है कि लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न क्या रहता है। हुँ, जो प्रयोग किए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिल करके, वो प्रयोग कितना सफल होता है। जैसे जो प्रयोग है जिसकी बात आपने कही कि अपना एमवाई समीकरण के अलावा जो बाप उन्होंने जोड़ा है, अपने माई के साथ बाप जोड़ा है तेजस्वी यादव ने, जी, वो कितना सक्सेसफुल होता है, हुँ, लोग उसको कितना गंभीरता से लेते हैं। लोकसभा चुनाव है और सबको पता है कि ये केंद्र में सरकार बनाने के लिए हो रहा है, जहां कुछ भी दाव पर नहीं है तेजस्वी यादव का। जी, इसके बावजूद अगर 20% 25% भी वो कामयाबी मिलती है उनके उस दाव को, हुँ, उन्होंने अदर देन मुस्लिम यादव जो कैंडिडेट उतारे हैं, वो कैंडिडेट अपने कास्ट का वोट लेके आते हैं कि नहीं। जो जी, हम लोगों ने सुना अभी, जो पोलस्टर हैं, जो लोग सर्वे कर रहे हैं और जिनका ये मानना है कि वहां अर्थमेटिक बहुत मैटर करता है, हुँ, उसमें वो अर्थमेटिक का मामला है, ये कि अर्थमेटिक उनके साथ जुड़ता है कि नहीं। सत्ता हुँ, के लालच में हो, सत्ता में साझेदारी के लिए हो, या दूसरी जो सरकार है जो कई वर्षों से चल रही है उसकी नाराजगी की वजह से, जी, चाहे जिस वजह से हो, वो अर्थमेटिक में ऐड होता है कि नहीं। कोई कोई नया नंबर एमवाई के 32% में कोई नया नंबर आकर के ऐड होता है कि नहीं, और हुँ, ऐड होता है तो कितना होता है। अगर अपने जी, कैंडिडेट के नाम पर ऐड होता है तो ये हुँ, एक बड़ी बात हो जाएगी। अगर कुशवाहा उम्मीदवार आरजेडी का है, उसको कुशवाहा वोट देता है। अगर बनिया उम्मीदवार आरजेडी का है, उसको बनिया वोट देता है। अगर भूमिहार उम्मीदवार आरजेडी का है, उसको भूमिहार वोट देता है। तो ये एक पैमाना होगा विधानसभा की टिकट बांटने का। मतलब और ये ना, लोकसभा में अजीत जी की जीते या हारे कुशवाहा, बिल्कुल बनिया जीते या हारे या वो नहीं मतलब भूमियार, है। हाँ, उनका वोट प्रतिशत कितना बढ़ा और वही पिछले चुनाव की तुलना में कितने अधिक मत आए, यह बात देखनी होगी। बिल्कुल यही, वो जीते या हारे वो नहीं मतलब, हमने कहा कि जी, 25% भी, हुँ, 25% भी एनफ नंबर है। अगर उनकी दूसरे जात किसी उनकी समुदाय, उनकी जाति का 25%। उनकी जाति का 25%, जी, जो गैर, जो एमवाई के बाहर के कैंडिडेट हैं, जो जी, मुस्लिम यादव के समीकरण के बाहर के कैंडिडेट हैं, उनका कितना वोट ऐड होता है, कितने प्रतिशत। हमने कहा कि अगर 25% भी ऐड होता है जी, तो वो एक बड़ा नंबर होगा, उससे अर्थमेटिक मजबूत होगा आरजेडी का। हुँ, और वो एक पैमाना होगा कि विधानसभा चुनाव में इस प्रयोग को बड़े पैमाने पर किया जाए। देखिए हुँ, लोकसभा का चुनाव तो बहुत छोटा है, 40 सीटें हैं वहां। जी, उसमें यह भी फैक्टर है कि वो दिल्ली के लिए चुनाव हो रहा है जिसमें आरजेडी का स्टेक पर नहीं है।
तो उस बिल्कुल। 40 सीट में जो प्रयोग हुआ है, हुँ, 243 सीट में तो वो प्रयोग बड़े पैमाने पर हो सकता है। जी, और अगर उतने लोग, अगर उतना ही 25% हम मान रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में वो बढ़ेगा ही निश्चित रूप से। अगर उतना वोट ऐड हो जाता है तो अरिथमेटिक वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, बिल्कुल। गणित पूरा हो जाता है, हिसाब पूरा हो जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात आती है। कई बार हुँ, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बिहार हो या कहीं भी हो। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बिहार में बड़ा गलत केमिकल रिएक्शन हो गया। दो अरिथमेटिक के हिसाब से रिएक्शन गलत हो गया केमिस्ट्री का। तेजस्वी जी, यादव और चिराग पासवान की केमिस्ट्री नहीं चली, हुँ, जबकि अर्थमेटिक था, नंबर्स जुड़ रहे थे, नंबर्स ऐड हो रहे थे, लेकिन उस समय नहीं चला, वो केमिस्ट्री फेल हो गई। वो केमिकल जो फैक्टर्स थे उनके गुण नहीं मिले। तो जी, उसको भी ध्यान रखना होगा कि किन के साथ आपकी केमिस्ट्री भी बनती है। अर्थमेटिक जोड़ लेना खाली महत्वपूर्ण नहीं होता है, थोड़ा सा ही स्तर पर है, केमिस्ट्री जुड़नी चाहिए है। और वो कुशवाहा की केमिस्ट्री अगर जुड़ती है, जो इस जी, बार दिख रहा है, हम लोग उसको बहुत एक दिलचस्प फेनोमेनन के तौर पर हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। हुँ, अगर वो जुड़ता है तो सत्ता के लिए उस कास्ट में अभी दीवानगी है, उसको लगता है कि हमको सत्ता मिल सकती है या सत्ता में इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी मिल सकती है। वो ट्रेंड अगर इमर्ज करता है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो फिर उस आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को उस प्रयोग के बारे में सोचना होगा, उसको किस तरह से केमिस्ट्री से मिला है। बिल्कुल। मतलब उसको मैथमेटिक हो गया, केमिस्ट्री कैसे फिट करें। और चूंकि वो वोट पूरे प्रदेश में है, अलग अलग है, उस जिस तरह से यादव अब पूरे देखिए प्रदेश में है, चुनौती कितनी उसी तरह गहरी से है अजीत कुशवाहा जी, भी पूरे प्रदेश चुनौती में कितनी गहरी है। कल जब हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की थी कुशवाहा वोटर्स की, कि वे अपने जाति के उम्मीदवारों के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं, और चाहे वह आरजेडी का ही क्यों ना हो, वे एनडीए के बंधुआ मजदूर नहीं दिख रहे हैं, बंधुआ वोटर नहीं दिख रहे हैं। तो हमने जो रिएक्शंस देखे, जो कमेंट्स देखे, उनमें कुशवाहा जाति के लोगों के जो रिएक्शंस थे, उनका कहना था कि बीजेपी अब भी संभल जाए, और यदि उसे कुशवाहा का मत लेना है तो अभी ही सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर देना होगा। तो ये जो संकेतक हैं, वह इस बात को भी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि बीजेपी को भी बिहार में चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसे नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से मजबूत हुए हैं, और नीतीश कुमार का ग्राफ, और माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार का ग्राफ जिस तेजी से गिरा है। देखिए, ये तो क्या है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है। सबसे पहले जी, बीजेपी ने ही शुरू किया था ज्ञानेश्वर जी, कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव लड़ना, मुख्यमंत्री हम्म, का उम्मीदवार घोषित करके, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने की परंपरा बीजेपी ने ही शुरू की। जी, कांग्रेस में घोषित पहले से पता होता था कि इंदिरा गांधी बनेंगी या राजीव गांधी बनेंगे, बिल्कुल। उनके नाम की घोषणा नहीं होती थी। हम्म, जिस तरह से बीजेपी ने अनाउंस किया, हमको ध्यान आ रहा है 90s का, अर्ली 90s में जब बीजेपी ने अनाउंस किया, लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वयं नारा दिया कि लाल किले पर कमल निशान, और उसके साथ ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, अब की बारी अटल बिहारी। तो हम्म, अब की बारी अटल बिहारी करके अटल बिहारी के नाम पर प्रधानमंत्री को घोषित करके चुनाव लड़ा गया। और जी, 2003 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वसुंधरा राजे को राजस्थान में और उमा भारती को मध्य प्रदेश में उम्मीदवार घोषित करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जी, उसके बाद ये नॉर्म हो गया, कई जगह बीजेपी घोषित करती है और कई जगह नहीं करती। हम्म, तो ये बीजेपी के ऊपर है। जो फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, सामने से अगर कोई ऐसा प्रतिद्वंदी आ रहा है जिसको काउंटर करने के लिए उनको एक चेहरे की जरूरत है, तो निश्चित रूप से वो लोग चेहरा अनाउंस करके चुनाव लड़ते हैं। जी, ये बात आप, ये अभी तक का ट्रेंड है उनका। तो हम्म, अगर इस लोकसभा ट्रेंड से जो हम लोग दूसरा जो जो एस्पेक्ट है उस पर अगर आते हैं, और हम्म, इस लोकसभा चुनाव में एक ट्रेंड इमर्ज करता है और उसके हिसाब से तेजस्वी अपनी आगे की राजनीति करते हैं, उस जी, पर बेस्ड करते हैं, उस पर बिल्ड करते हैं पॉलिटिक्स, माई के अलावा दूसरा कास्ट उसमें जोड़ने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज बीजेपी की नजर में नहीं आएगी, बिल्कुल, बीजेपी की नजर में है। ये वोटिंग का ट्रेंड जो है, ये आंकड़े बीजेपी के भी ड्राइंग बोर्ड पर रखे जाएंगे, उनको भी दिखाई देगा कि जहां आरजेडी का कुशवाहा उम्मीदवार है, वहां कुशवाहा का क्या वोटिंग ट्रेंड रहा है, जी, जहां भूमिहार है वहां भूमिहार का क्या वोटिंग ट्रेंड रहा है, वैश्य के हम्म, लिए क्या रहा है, तो कुर्मी के लिए क्या रहा है। इस सब ट्रेंड देखेंगे लोग, बीजेपी भी इस चीज को एनालाइज करेगी। और अगर उसको लगता है कि अदर देन एमवाई, आरजेडी को उसके कैंडिडेट की जाति का वोट भी मिला है लोकसभा चुनाव जी, में, नरेंद्र मोदी का चेहरा होने के बावजूद, हम्म, तो फिर बीजेपी उस रास्ते पर लौटेगी जिसका आपने, वो कुशवाहा समाज के लोगों के कमेंट के आधार पर जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि फिर वो चेहरा घोषित करें सम्राट चौधरी का। अभी जी, देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लीडर जो इमर्ज हुए हैं, जैसे अब वो 3 नेताओं का एक दौर था,
एक त्रिमूर्ति थी बिहार की पॉलिटिक्स की, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। जी रामविलास पासवान जी चले गए, लालू यादव की सेहत भी ऐसी है और कानूनी मामले ऐसे हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, जी नहीं लड़ पाएंगे। नीतीश कुमार की सेहत, आपने कहा उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी काफी डाउन हुआ और सेहत भी उनकी ठीक नहीं है। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर ही रहते हैं और जब आते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में तो वो उनकी बातें जैसी होती हैं, वो कोई बहुत फायदा नहीं पहुंचा रही है एनडीए को उनकी बात। बिल्कुल। तो ये अब एक तरह से वो अपने भी फैग एंड समझिए जिसको है, उनका अपना चल रहा है आखिरी दौर राजनीति का। तो इन तीन की जगह लेने के लिए जो तीन लीडर इमर्ज हुए हैं, वो है तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान। जी बिहार के पॉलिटिक्स में अब ये त्रिमूर्ति आ गई है। चिराग पासवान के साथ ये है, उनके साथ उनके लिमिटेशंस हैं कि उनके पिताजी की जो राजनीति थी वही उनकी राजनीति है और उतना ही वोट है उनके पास। बाकी दोनों की राजनीति का कोई लिमिट नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए भी लिमिट नहीं है और सम्राट चौधरी के लिए भी लिमिट नहीं है। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है, चेहरा बना देती है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, बीजेपी जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री होंगे, तो ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं इसमें से कई चीजें इसी समय खत्म हो जाएंगी। ये जो सबसे बड़ी, जो दूसरी सबसे बड़ी जाति जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि उसका रुझान कहीं भी हो सकता है सत्ता के लिए, वो थम जाएगा, उसका इधर उधर भागना रुक जाएगा, फिर वो पूरी जी जान से बीजेपी को जितवाने में लगेगा। और तब ये संभव है कि उसकी जो सब्सिडियरी कास्ट है और या उससे जो मिलती जुलती जातियां हैं, जिसमें कुर्मी भी है, धानुक भी है, वो भी एक साथ आएंगे। यानी जो नीतीश कुमार वाला जो वोट है, जो कोर वोट है उनका, वो जिसको 8 से 10% मान सकते हैं, वो वोट आ जाएगा बीजेपी के साथ, एडिशनल होगा, वो प्लस होगा। और जो बिहार की पॉलिटिक्स का एक हम लोग, फिर यही चेकमेट है तेजस्वी यादव के लिए। अभी तक जो सारी चीजें एकदम उनके लिए एकदम दिख रही हैं, उड़ती हुई फ्लाइंग दिख रही हैं, कि लग रहा है कि वो एकदम फ्लाइंग कलर से पास होंगे अपना ये वाला एग्जाम और मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें चेकमेट यहीं पर है। अगर किसी दूसरे मजबूत पिछड़ी जाति का चेहरा प्रस्तुत करती है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ वोट ऐड होता है, और ये जो चीजें प्ले में रहती हैं जो अभी हैं, आरजेडी को लेकर के जो रिजर्वेशंस हैं मतदाताओं के बड़े समूह में, खासतौर से सवर्णों में और वैश्यों में, अत्यंत पिछड़ी जातियों में भी है, अगर वो बायस रहते हैं, वो पूर्वाग्रह रहते हैं, ये धारणाएं रहती हैं कि आरजेडी के आने पर उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनके साथ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है समाज में, तो वो फिर बीजेपी के साथ अगर ऐड होते हैं तो वहां फिर लड़ाई बीजेपी के पक्ष में झुकेगी, अगर ये स्थितियां रहती हैं तब। उसके बगैर अभी तेजस्वी यादव सबसे एडवांटेज की पोजीशन में दिख रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो भविष्य है, उनके मुख्यमंत्री बनने की जो बात है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बीजेपी उनको चुनती है कि नहीं चुनती, बिल्कुल उनका घोषित करती है कि नहीं करती है। तेजस्वी यादव के साथ ऐसी कोई बाधा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो घोषित हो गए हैं और उनके साथ 32% का एक वोट आधार है, जिसमें उनको प्लस करना है। और कितना प्लस होता है वो लोकसभा चुनाव के अभी के आंकड़ों से पता चल जाएगा। अभी के आंकड़ों में अगर ये ट्रेंड दिखता है कि लोग अब पार्टियों के बंधुआ वोटर की जगह अपने कैंडिडेट को देख करके उस हिसाब से वोट कर रहे हैं, अगर ये ट्रेंड इमर्ज करता है इस बार लोकसभा चुनाव से, तो फिर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा एडवांटेज की पोजीशन में होंगे, क्योंकि उनके पास 32% का एक वोट आधार है। जी, ठीक कहा आपने। लेकिन देखिए, जो ओपिनियन पोल्स के ट्रैकर हैं यशवंत देशमुख, जो बता रहे थे कि आपने भी उधर चर्चा की कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसे तेजस्वी यादव को देखना होगा कि आपसे कोई भय तो नहीं खा रहा है। और यशवंत देशमुख ने कहा भी कि यदि ठीक से चले तो, संयमित रहें तो। देखिए, आरजेडी के साथ परेशानी क्या होती है कि तुरंत उनके समर्थक जो है ना, वो हरा गमछा लहराने लगते हैं। और फिर आपने देखा ही कल क्या बवाल हो गया कि तेजस्वी यादव भाषण कर रहे थे और नीचे जो है लोग जो वहां थे, अब तेजस्वी यादव की इसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने सुना भी कि नहीं सुना, लेकिन हाँ, चिराग पासवान को मां बहन की गालियां दी गई। अब यह चुनाव का मुद्दा बन गया है। तो ये ट्रैकर कह रहा है कि तेजस्वी यादव ठीक से चले तो। अब ठीक से चलने का मतलब तो यह है कि आरजेडी ठीक से चले तो। लालू यादव भी चुनाव प्रचार पर निकले हैं, वे भी कितना संयमित रहते हैं हमने चुनाव में देखा है, उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान कि बिल्कुल ठीक चुनाव चल रहा था, लगता था कि आरजेडी के पक्ष में। लेकिन जैसे ही लालू यादव बाहर निकले, उन्होंने वो बातें कह दी, कौन हेलीकॉप्टर किससे हमने मुतबाया की, मतलब सबन बिल्कुल ही भय खा गए। तो ये वाली बात जो है, इसे तो देखना होगा तेजस्वी यादव को
बिल्कुल, और वही हमने जो दूसरा फैक्टर कहा था जिसको अभी थोड़ी बहुत हम लोगों ने चर्चा की, वो यही फैक्टर है कि आगे राजनीति कैसे करते हैं लोग। विधानसभा चुनाव तक का जो समय बचा हुआ है उसमें जी। तेजस्वी यादव कैसी राजनीति करते हैं। हुँ, अभी तक उनकी राजनीति मोटे तौर पर ठीक लाइन पर है, ठीक ढर्रे पर हुँ, वो चल रहे हैं। वो सर्व समाज की बात करते हैं, ए टू जेड की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं। ये सब सामाजिक समीकरण की बात है। ये सारी चीजें, ये एक एक दो हिस्से हैं राजनीति, उनकी राजनीति के दो हिस्से हैं। अपनी जी। अपने थोड़े से दिन की राजनीति में 2015 से हम लोग माने अगर, तो ये 8-9 साल की राजनीति में वो 3 साल सरकार में भी रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी। रह के। तो हुँ, बतौर उप मुख्यमंत्री एक प्रशासक के रूप में जो उनका कामकाज है वो एक अलग पहलू है, और एक राजनेता के तौर पर जो उनका कामकाज है वो एक अलग पहलू है। प्रशासक के तौर पर भी उनके पास दिखाने के लिए कई चीजें हैं। वो बताते हैं कि रोजगार दिया और उन्होंने अच्छा काम किया अपने हिसाब से, कोई करप्शन का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। और हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि सरकार जो जांच करा रही है उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं निकली। अगर बिल्कुल। निकली होती तो इस लोकसभा चुनाव में तो इस्तेमाल किया ही जाता उसका। तो जी। कोई चीज नहीं निकली है, इसका मतलब मोटे तौर पर अच्छे से ठीक ढंग से उन्होंने मंत्रालय भी चलाया है। हुँ, तो एक प्रशासनिक अनुभव भी उनको हो गया है। और राजनीति जो समीकरण बनाने का काम होता है, जो राजनीति करने की बात होती है, उसमें अभी तक मोटे तौर पर उनका ढर्रा ठीक रहा है। वो हर हर जाति और समाज के लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भी भेजा, विधान परिषद में भी उन्होंने टिकट दिए, और इस बार लोकसभा में भी जो टिकट दी गई है उसमें कहीं ना कहीं उनका से रहा है कि लोग लड़े अलग अलग डाइवर्स। बिहार में जैसे या पूरे देश में जिस तरह की विविधता है, जितनी डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए है आपके जो मतदाताओं, जो आपके उम्मीदवारों की सूची है उसमें भी। तो वो भी जी। दिखा है, उन्होंने हर समाज के आदमी को टिकट देने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि उनके अपने अपने अपनी जाति के लोगों की टिकट कुछ प्रोपोर्शन से ज्यादा है, हुँ, अनुपात से ज्यादा है। लेकिन जब आप एक 32% वोट की बात करते हैं और उसमें 14% एक जाति का है, तो उसके लिए कई बार इतना करना होता है। फिर मुस्लिम के साथ जो उनकी राजनीति को जब हम लोग समझेंगे बिल्कुल। तेजस्वी यादव इसी की, पर तो मैं आ उसमें रहा दो था। तीन जी, चीज जी। कि मुस्लिम को किस तरह से वो भरोसा दिलाते हैं। हुँ, अभी लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को टिकट दी। जी। उन्होंने अपने 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 कोटे की 23 सीटों में से। हुँ, तो वो तो मन मार करके लोकसभा चुनाव में वोट देगा क्योंकि उसको बीजेपी को हराना है। हुँ, विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां रहेंगी उस समय, किस तरह का अलायंस रहता है, नीतीश कुमार की पार्टी कैसे करती है, कांग्रेस का अलायंस किस तरह से वर्क करता है, कोई ऑप्शन तीसरा रहता है कि नहीं अगर मुसलमान के पास, तो उसको जी। भरोसा दिलाना होगा तेजस्वी यादव को कि वो उनके रहनुमा हैं उस तरह से जिस तरह से लालू यादव रहे हैं, या हुँ, पहले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे या बिहार में लालू यादव थे। वो रहनुमा नहीं तो एक उस कौम के अंदर एक बेचैनी दिख रही है अपना नेता चुनने। उनको जी। कई बार लगता है कि हम दूसरे लोगों के पीछे चलते हैं और वो जब मौका आता है तो हमारे हितों की बलि चढ़ा देते हैं। तो हुँ, वो उसको भरोसा दिलाना होगा आगे की राजनीति में कि वो आपके साथ रहे, तभी 32% इंटैक्ट होगा। और उसके बाद जो है ये भय का माहौल नहीं होना चाहिए है अत्यंत पिछड़ी जातियों में, वैश्यों में, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें, और फॉरवर्ड्स में। क्योंकि जो माहौल बनाने की बात होती है राजनीति में, जो धारणा बनाने की बात होती है, परसेप्शन क्रिएट करने का, अभी भी आप देखिए तेजस्वी यादव के बारे में जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, वो कोई मुस्लिम यादव समीकरण से नहीं हुआ है, क्योंकि सबको जी, पता है कि वो पहले से उनके पास है। वो तो हुँ, 1990 से वो वोट उनके साथ है। कभी ये जी, परसेप्शन क्रिएट नहीं हुआ था। कास्ट लाइन से हट के अगर लोग तेजस्वी यादव के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उनके मुस्लिम यादव वोट बैंक से नहीं हुआ है। वो जी, उनके अपने निजी आचरण से हुआ है कि वो सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, एक विनम्रता एक तरह की दिखाते हैं, हर कास्ट के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। इसकी वजह से हुआ है। जो लेफ्ट का और कांग्रेस का इकोसिस्टम है जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं सोशल मीडिया में, उसमें बहुत कम आपको मिलेंगे यादव या उनके समीकरण के लोग। दूसरे जो बीजेपी और उस समीकरण के भी लोग हैं जो नाराज हैं कई बीजेपी की कई राजनीति से या नीतीश कुमार से, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। जी। तो उसको कैसे साथ लेके चलेंगे हुँ, और हुँ। लॉन्ग टर्म में अपने साथ बनाए रखेंगे। नहीं, और एक बात बनाए आपने रखने और के कही लिए है कई बार देखिए हाँ, ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल। क्या जी, होता है कि आपको जी। कुछ इंसेंटिव्स भी देने होते हैं। हुँ, तो वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं तेजस्वी यादव। मनोज झा को दूसरी बार उन्होंने राज्यसभा भेजा है, या एडी सिंह राज्यसभा में है, तो वो इंसेंटिव्स भी देते हैं। तो जी, इस तरह की इंसेंटिव्स आपको कंटिन्यू रखने होंगे ताकि हुँ, उनका समर्थन आपके प्रति बना रहे, वो जी, भयभीत ना हो और हुँ, आपके साथ खुले दिल से जुड़े। जी। तो ठीक है। देखिए अजीत जी आपने एक बात और कही कि देखिए जो नई जातियों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है और यदि उनमें 25% मत भी आ गया, ठीक है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री नहीं बनी, कुशवाहा की बात हमने कर ली, भूमियार उम्मीदवारों की बात हमने कर ली, लेकिन एनडीए के नजरिए से एक और खतरनाक केमिस्ट्री बनी है, वो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की।
इस पर भी गौर करना होगा। और कहा जा रहा है कि देखिए मल्लाह जो है वह मुकेश सहनी के साथ है। अब वोट में कितने कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि एक चुनौती यह भी सामने है कि मुकेश सहनी ने अब तक किसी सहनी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। और यदि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस का, तो बिहार में इंडिया ब्लॉक से कोई भी सहनी, कोई भी मल्लाह उम्मीदवार नहीं होगा। जबकि एनडीए ने, बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद को, जो मुकेश सहनी की ही पाठशाला के छात्र रहे हैं, उन्हें बीजेपी का टिकट थमा दिया है। लेकिन केमिस्ट्री, ये जो चिराग पासवान की नहीं बनी, तेजस्वी यादव की नहीं बनी, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की केमिस्ट्री बन चुकी है। देखिए अब ये तो आगे दोनों साथ घूम रहे हैं, दोनों के ये वीडियोज वायरल हो रहे हैं, दोनों की पॉलिटिक्स चल रही है अपनी, लेकिन यहाँ भी वही बात है कि वो जुड़े, उसका वोट अरिथमेटिक, आपका हिसाब किताब मजबूत हो, आपका गणित मजबूत हो, उसके लिए अभी एक गलती हो गई जिसका आपने जिक्र किया कि कोई मल्लाह उम्मीदवार लड़ नहीं रहा है एनडीए, ये इंडिया ब्लॉक की तरफ से। हाँ, यदि अजय निषाद को टिकट नहीं मिला तब तो कोई नहीं लड़ेगा। हाँ, अगर अजय निषाद आते हैं कांग्रेस से, अगर कोई नहीं आता है तो फिर एकदम ब्लैंक होगा। इसको हम लोग के असेसमेंट में दिक्कत होगी कि मल्लाह कैंडिडेट होता तो मल्लाह का वोट उसको जाता। जी ये अभी असेसमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अगर वो आ जाते हैं तो ये देखा जाएगा कि मुजफ्फरपुर में उनको कितना वोट आता है मल्लाह का। और अब हमने एक दिन और कहा था कि ईवीएम ने इस बात को आसान कर दिया है कि पता चले, बूथ वाइज वोट का पता चल जाए कि किस जी बूथ पर किसको कितना वोट आया हुआ है, हम्म, तो उससे पता चल जाएगा कि मल्लाह का वोट कितना आया। वो अभी भी पता चलेगा। और जो मल्लाह के मजबूत पॉकेट्स हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर है, उसको तो कैपिटल ही कहते हैं, बिल्कुल मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण की सीट है, वैशाली है, इन सब इलाकों में, खगड़िया कटिहार का इलाका है जहां से वो पिछली बार खगड़िया चुनाव लड़े थे, वो मधुबनी का इलाका है। इन इलाकों में कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, मल्लाह का कितना वोट आता है आरजेडी के साथ। जी वो अत्यंत पिछड़ी जाति की कैटेगरी है वो, और उसका एक रुझान जनरली रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ। हम्म, इस बार के प्रयोग में वो वोट कितना ट्रांसफर होता है, अगर नहीं ट्रांसफर होता है तो सिर्फ साथ घूमने से, फिर तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि मुकेश सहनी के साथ सिर्फ हेलीकॉप्टर पर से उड़ना पर्याप्त नहीं होगा। जो जी आप कल कह रहे थे कि पहले उनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना होगा, हम्म, और यह भी घोषित करना होगा कि उनके कितने कैंडिडेट लड़ेंगे, कितनी सीटें उनको दी जाएंगी जी और कहां कहां से उनको सीटें दी जाएंगी, ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को जाकर के भरोसा दिलाए कि हम तुम्हारे लिए इतनी सीटें लेके आ रहे हैं, और जीतेंगे तो सरकार में हमारी इतनी हिस्सेदारी होने जा रही है। बिल्कुल तो एक तो ये इस बात का यकीन दिलाना होगा। ये उस जो प्रयोग है कुशवाहा का, भूमिहार का, कुर्मी का, इस प्रयोग में उनको ये जोड़ना होगा। एक मल्लाह अगर जुड़ रहा है, उसका सबसे जी बड़ा नेता, जो बिहार में भी सबसे बड़े नेता के तौर पर इमर्ज हो चुके हैं, मुकेश सहनी, वो अगर आरजेडी के साथ जुड़ते हैं, अस्थायी तौर पर जुड़ते हैं, देखिए पहले भी एक बार जुड़े थे, फिर छोड़ जी करके चले गए थे, हम्म, तो अस्थायी तौर पर अगर जुड़ते हैं तो उसका फायदा होगा, बशर्ते तेजस्वी यादव उनको अभी से सत्ता में हिस्सेदारी की बात घोषित कर दें, उनकी सीट्स बता दें, उनको नंबर्स बता दें, ताकि वो अपने लोगों के बीच जाकर के उनको भरोसा दिलाए। तो यही ये बात, चूंकि उन जातियों के भीतर ज्यादा संशय है। देखिए जी जो जातियां मजबूत हैं और पहले से लड़ती रही हैं, वो तो मान लीजिए कि 5 साल और लड़ लेंगे, हम्म, लेकिन जो कमजोर जातियां हैं, उनके लोगों में चिंता रहती है कि दबंग लोग उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। उनको एक भरोसा दिलाना होगा कि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, ये भी उनको भरोसा दिलाना होगा। ये दो चीजें अगले 1-1.5 साल तक अगर तेजस्वी यादव करते हैं कि सत्ता आएगी, तो सिर्फ जो जो एकदम निर्बाध शक्ति जो होती है, पूरी शक्ति केंद्रित नहीं होगी तेजस्वी यादव के हाथ में या लालू यादव के परिवार के हाथ में। जी सत्ता को हम विकेंद्रित करेंगे, ये एक मैसेज देना होगा कि सत्ता को हम विकेंद्रित करेंगे, उसमें दूसरी जातियों के लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, उनके लोग भी मंत्री बनाए जाएंगे, उनके भी काम होंगे। ये उस तरह का कंसंट्रेशन नहीं होगा पावर का, जैसे 90s में लोगों ने देखा हुआ है। क्योंकि जब पावर का कंसंट्रेशन होता है, और 2-4, देखिए ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जैसे ही हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल के परिवार की सत्ता आती थी, उनके परिवार के 6-8 लोगों के हाथ में पावर कंसंट्रेट हो जाता था और इस तरह का तांडव होता था, ऐसा आतंक हरियाणा में गैर जो जाट जातियां थी उनके ऊपर होती थी कि लोगों ने अस्थायी रूप से हमेशा के लिए उनको बिल्कुल सत्ता से बाहर कर दिया। हम्म, तो ये कई जगह हो सकता है कि उनकी ऐसी मंशा नहीं रही हो, जी लेकिन जब आप रोकेंगे नहीं, जैसा हम्म, आपने कल कहा कि कोई आदमी वहां गाली दे रहा था, तो ये उस समय सुने न सुने, तेजस्वी को उसको रोकना चाहिए है, पहचान करनी चाहिए, उसको पनिश कराने की कोशिश करनी चाहिए है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए है कि हमारी सभा में या हमारे सामने इस तरह का नॉनसेंस नहीं होगा। ये मैसेज जी अगर वो देते हैं, बनवाते हैं स्ट्रॉन्गली,
तो इसका उनको फायदा होगा। यही जो यशवंत देशमुख कह रहे थे, या जो हमने पहले कहा कि आगे की राजनीति कैसी होती है, वो यही सब चीजें हैं कि आप नहीं, तमाम ठीक है, दूसरी जातियों को आगे की कैसे राजनीति मैनेज कैसी होती है, लेकिन देखिए अजीत जी, देखिए अब उन्हें जो बात कही गई, पोल जो ट्रैकर्स हैं, जो ओपिनियन पोल के, कि ठीक से चले तो अब देखिए पंगा तो फंसा लिया सीमांचल में पप्पू यादव से। आपने उम्मीदवार बना दिया बीमा भारती को पूर्णिया में जीत कर। अब पूर्णिया में बीमा भारती रेस में कितनी पीछे चली गई है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। और वहां अब संतोष कुशवाहा से लड़ाई नहीं हो रही है, जो मौजूदा सांसद है, तीसरी बार लड़ रहे हैं, पप्पू यादव से लड़ाई हो रही है। और जो टीवी 9 पोलस्टैट का जो ओपिनियन पोल है वह कह रहा है कि पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो यदि पप्पू यादव चुनाव जीते तो फिर सीमांचल में और कोसी में बड़ी राजनीति होगी। ठीक है, देखिए राहुल गांधी ने कमिटमेंट निभाया है। राहुल गांधी की सभा पूर्णिया में नहीं लगाई गई, जबकि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की सभा वहां लगाई जानी चाहिए। तो राहुल गांधी पूर्णिया नहीं जा रहे हैं अब तक की जानकारी के मुताबिक। देखिए, यहीं पर तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव तो अपना जो नुकसान करना था वो कर चुके हैं, जी, लेकिन यहीं पर एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कि तेजस्वी यादव का अलायंस है कांग्रेस के साथ। हम्म, तो कांग्रेस ने तेजस्वी यादव या आरजेडी से नहीं बिगाड़ा है, तो पप्पू यादव से भी नहीं बिगाड़ा है। जी, कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को पार्टी से निकाला नहीं, और हम्म, राहुल गांधी वहां सभा करने नहीं जा रहे हैं, रैली करने नहीं जी। जा रहे हैं वहां। तो इसका और मतलब कि स्थिति ऐसी है अजीत जी कि कारी शोएब और भोला यादव दोनों लालू यादव और तेजस्वी यादव के दाएं और बाएं माने जाते हैं, वहां बैठे हुए हैं। लेकिन पूर्णिया में मुसलमान और यादव दोनों कह दे रहे हैं कि इस बार कोई गुंजाइश नहीं है, घर का लड़का है उसको ही वोट देंगे। हाँ, तो ये तो वहां ठीक हो, वहां ये मतलब तेजस्वी के लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है, इसमें जी, रोशनी की एक किरण ये है कि उनका हम्म, कांग्रेस से अलायंस है। और जी, पप्पू यादव, उनकी पत्नी का कांग्रेस के साथ सद्भाव है, पत्नी तो कांग्रेस में है ही, पप्पू यादव भी हम्म, तो इस सद्भाव को अप्रिसिएट करेंगे, इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई नहीं की, या कांग्रेस के लोग जी, उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं आए। और जी, उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दी है, तो टेक्निकली थोड़े दिन के बाद वो कांग्रेस में भी चले जाएंगे, जीत के जाएंगे, कांग्रेस के एक एमपी हो जाएंगे। तो हम्म, उस समय जब तेजस्वी यादव को यहीं पर अपना लचीलापन दिखाना होगा, एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हम्म, तेजस्वी की बीजेपी के दोनों शीर्ष नेताओं में, उनको तुरंत मान लेना होगा कि हाँ ठीक है, एक बड़ी बड़ी हस्ती है और बड़ी ताकत है पप्पू यादव, और हम उनको एकोमोडेट कर रहे हैं कांग्रेस के उस अलायंस में, और जी, उनके हिसाब से फिर पूर्वांचल की राजनीति होगी। अगर उनको हम्म, मुख्यमंत्री बनना है तो ये अपनी जिद छोड़नी होगी, ये अहंकार छोड़ना होगा कि वो सबसे बड़े नेता है, क्योंकि अब रीजनल लेवल पर नए फोर्सेज इमर्ज हो रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। जो बिल्कुल, रीजनल पावर स्ट्रक्चर है, देखिए कैसे हम्म। राजवल्लभ यादव चले गए, किस तरह से पप्पू यादव चले गए, आप अब उनको जबरदस्ती करके गुलाब बांध यादव, के नहीं रख। झंझारपुर में गुलाब यादव। गुलाब यादव चले गए, तो जो जी, रीजनल पावर स्ट्रक्चर है, अब उनके सामने ऑप्शंस हैं दूसरे, तो इसलिए जी, उनको आप दबा के और अपने अहंकार में उनको अलग करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब जी, ये यहाँ उन्होंने अपना जो नुकसान किया है उसके लिए उनको लचीलापन दिखाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा तेजस्वी यादव को कि लालू यादव, पप्पू यादव की क्या हस्ती है और उनकी क्या ताकत है, और उस ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें मुख्यमंत्री बनने के लिए। और इसमें जी, कांग्रेस उनकी मदद कर सकती है आगे चुनाव के बाद, चूंकि वो कांग्रेस का दोनों के प्रति सद्भाव है। तो जी, ये तो एक बात है, जो और लचीलापन इस तरह का कई जगह दिखाना होगा। एक जी, फैक्टर बातचीत में अभी रह गया, जो हमने शुरू में 3 फैक्टर कहे थे, उसमें यह है हम्म, कि एनडीए की राजनीति कैसे आगे चलती है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का भविष्य इस पर भी डिपेंड करेगा। हम्म, अगर एनडीए की राजनीति अभी जिस तरह का कंसोलिडेशन है, इस तरह का कंसोलिडेशन रह जाता है ज्ञानेश्वर जी, हम्म, कि आरजेडी, माफ करिएगा, जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, इन तीनों का तालमेल रहता है, ये 3 कोर पार्टियां हैं, हम्म। मूल पार्टियां हैं। और अगर एमपी हो जाते हैं जीतन राम उपेंद्र मांझी, कुशवाहा और जीतन राम रहेंगे ही, मांझी। और उपेंद्र कुशवाहा, तो ये अगर सब लोग साथ रहते हैं, बीजेपी के बारे में जैसे जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी निपटाने की कोशिश करेगी नीतीश कुमार को, उनको हटा करके अपना सीएम बनाने की कोशिश करेगी, या उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी, इस तरह का काम अगर न करे बीजेपी, जी, और विधानसभा चुनाव तक सद्भाव बनाए रखे, नीतीश कुमार को भी रखे रहे किसी तरह से, हम्म, या फिर चीजें इस तरह से चेंज हो, हम लोग फोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या होगा हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जी, लेकिन ये हो जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी का जो नेतृत्व ट्रांसफर हो, उपेंद्र कुशवाहा आ जाए उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी का नेतृत्व संभाल ले वो आकर के, जी। जेडीयू बीजेपी का कंसोलिडेशन रहे, लोक जनशक्ति पार्टी साथ में रहे, तब फिर तेजस्वी यादव के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर वो एक बहुत फॉर्मिडेबल और मजबूत कॉम्बिनेशन है वहां, लेकिन ओपिनियन जिसमें पोल का ट्रैकर्स यह भी कह रहा है अजीत जी कि देखिए नीतीश कुमार का ग्राफ जो है यशवंत देशमुख ने साफ साफ कहा कि धराशायी हो चुका है।
2014 में देखिए उन्होंने 14% कहा, हम लोग जानते हैं 16%। जब वो 16% अकेले ही आया था वो। जी, जब वो अकेले लड़ रहे थे। हम्म। लेकिन यशवंत देशमुख का कहना है कि अब यह 7 और 8% ही रह गया है। और ये 7-8% की ताकत ही है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के पास आना पड़ा, क्योंकि जब दिसंबर में ओपिनियन पोल्स हुए थे, जो ट्रैकर्स थे वो कह रहे थे कि महागठबंधन भारी है, क्योंकि तब नीतीश कुमार उधर थे। तो 7-8% के बाद भी नीतीश कुमार की ताकत है, लेकिन ग्राफ धराशायी हुआ है, ये टिप्पणी भी है। ये तो पर्सनल ग्राफ में नीतीश कुमार अब जी, नहीं है, नीतीश कुमार अब रिकॉर्डिंग में नहीं है, 72-73 जी, साल की उम्र में तो अब वो कोई फोर्स नहीं रह सकते हैं ना। हम्म, लेकिन 7-8% का जो वोट है वो अर्थमेटिक बहुत मजबूत कर देता है बीजेपी का। उससे जी, बीजेपी का गणित बहुत मजबूत हो जाता है अगर वो साथ में रह जाए तो। देखिए, हम्म, याद करिए, हम लोग पहले कितनी बार चर्चा किए हैं और हर बार हमने कहा है कि लालू यादव को इस बात का अंदाजा है कि तेजस्वी सीएम तभी बनेंगे जब दूसरे चाचा का मतलब नीतीश कुमार का बिल्कुल, आशीर्वाद हो। हम्म, उनके आशीर्वाद के बगैर इनका इनकी राह मुश्किल है। मुश्किल मतलब इनको बहुत एफर्ट करने होंगे। हो सकता जी, है अभी नहीं बने, आगे बने, लेकिन वो अब नीतीश कुमार अभी भी बना सकते हैं। देखिए, जी। ये तो हर आदमी मान रहा है ना कि जिधर वो चले जाते हैं उधर जाकर के सत्ता पहुंचा देते हैं। उधर वो नीतीश कुमार हमने अभी कई भी बार। बना सकते हैं, बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ, जी, हाँ। हाँ, तो इसलिए वो अगर रहते हैं उधर, हमने जैसा कहा कि अगर एनडीए इंटैक्ट रहता है, जी, जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तो फिर वो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है। फिर लंबे समय तक तेजस्वी यादव मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेंगे। जी, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको फिर इंतजार करना पड़ जाएगा अगर एनडीए की पॉलिटिक्स में उलटफेर हो जाए। हम्म, नीतीश कुमार को फिर कुछ हो, बीजेपी से वो नाराज हो, बीजेपी उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, कुछ जी, ऐसी स्थितियां होंगी। देखिए, क्योंकि राजनीति में तो 1.5 साल का समय इटर्निटी होता है, अनंत काल होता है, उस बिल्कुल, समय तो कितनी चीजें बदल जाती हैं। तो हम्म, उस पर भी एक नजर रखनी होगी कि चुनाव के बाद एनडीए की पॉलिटिक्स किस तरह से अनफोल्ड होती है, वो पॉलिटिक्स आगे जी, कैसे चलती है। बिल्कुल। तो देखिए, इंतजार करेंगे तेजस्वी या बन ही जाएंगे मुख्यमंत्री, यह बहस है। और इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे। देखिए, जब कल पहले चरण का चुनाव होगा तो ट्रेंड समझ में आएगा, क्योंकि चुनाव में बहुत ही नरमी है, गर्मी दिखाई ही नहीं पड़ रही है। जो वोटर जाएंगे हाथ चुप्पा वोटर, वे क्या करते हैं, मोदी को जिता देते हैं, या फिर तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि 4 में कई सीटें हम जीत रहे हैं, यह भी देखने की बात है पहले चरण की। तो हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।